छोटे छोटे पॉइंट है जिनको हम लोग याद कर रहे हैं। बार बार जैसा होता है ना, जब परीक्षा आती है तो रिवीजन करते हैं। सबको पता सारी चीजें। मैं कोई ऐसी अनोखी चीज है, कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा हूं जो किसी को ना पता हो। ये सारी चीज सबको पता है, केवल हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी परीक्षा आने वाली है, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। तो बस केवल हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जिस एनिमल को जब हमको ड्राइंग ऑफ स्टार्ट करना है, अब देखिए नॉर्मल आप एनिमल की किसी मेस्टाइटिस वाले एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जब आप ट्यूब चढ़ाते हैं तो उस ट्यूब को आप शाम को निकाल लेते हैं। मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग करने से पहले सारा बच आउट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा बहुत हड़बड़ी भी हो गई, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गई, चल जाएगा। लेकिन यहाँ आप निकालने वाले नहीं है। कितने दिन? 2 महीने। तो यहाँ ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीन। यहाँ हाइजीन पर ध्यान देना, यहाँ हाइजीन पर ध्यान देना जो है वो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब भी ड्राई काउ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोशिश करें कि ग्लोव्स पहनकर करें। नाइट्राइल ग्लोव्स जो 10, 15, 20 रुपए के आते हैं, बहुत सस्ते ग्लोव्स आते हैं, कोई महंगे नहीं है। तो ग्लोव्स जरूर पहन लें। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों का जो इन्फेक्शन है, कोलीफॉर्म खास करके जो इन्फेक्शन होता है, जो इस पूरे में बहुत फैला हुआ है, हर जगह है। यदि मैं ऐसे भी हाथ करके अपना जो है वो एक कल्चर प्लेट पर जाकर के इसको यदि कल्चर करूं इसको, तो डेफिनेटली उसमें कई हजारों संख्या में मुझे जो है बैक्टीरिया मिल जाएंगे, उसमें कुछ एक कोलीफॉर्म भी मिल जाएंगे हमको। तो हमने कोशिश करनी है कि हम नाइट्राइल ग्लोव्स पहनने के बाद में, और जितना दूध उसका निकालना है हमको, पूरा दूध उसका अडर को पूरे को खाली कर लें। जब अडर उसका पूरा कंप्लीट तरीके से खाली हो गया, खाली होने के बाद उसको टी डिप भी कर लो। टी डिप करना जरूरी है। टी डिप करने के लिए क्या करना है? 30 सेकंड्स डिप करना है। और डिप करना है कब करना है? डिप इमीडिएटली करना है। देखिए डिप करने से होता क्या है, ये टीट है। जब हमने यहां से सारा दूध निकाला एकदम से, और जैसे ही मशीन हटाई, तो इसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। वो नेगेटिव प्रेशर क्या करता है? किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसी समय हमने क्या करना है? टी डिप डालना है। मतलब इमीडिएटली इधर मशीन हटाई, इधर डिप। मैक्सिमम टाइम जब हम नॉर्मल मिल्किंग करते हैं तो होता क्या है, मैंने कई फार्मों पे देखा है, और ये लगभग सब जगह होता है, प्रैक्टिकली होता है, कि जब हम मशीन रहती है तो जब मशीन निकालते हैं तो एक साथ 5-6 एनिमल की मशीन निकल गई, फिर उसके बाद जाकर के हम डिप करना शुरू करते हैं। गलत प्रैक्टिस है। आपने डिप तुरंत करना है तो काम करेगी, नहीं तो काम ही नहीं करने वाली डिप। आप डिप ऊपर के लिए नहीं लगा रहे हैं, आपको डिप अंदर भी डालनी है। जो हमारी टीट कैनाल है वो कब आएगी? जैसे ही आपने ये प्रेशर को, अभी प्रेशर बाहर था, जैसे ही बाहर के प्रेशर को लगाया, एनिमल का प्रेशर नॉर्मली कैपिलरी प्रेशर बनेगा, जो नेगेटिव प्रेशर रहेगा और इस चीज को अंदर खींचेगा। आपने डिप डाल दी, वो दवाई अंदर चली गई, वो यहां तक आपकी दवाई फिक्स हो गई। जो फर्स्ट, थर्ड, जो तीसरा हिस्सा रहता है टीट का, टीट कैनाल का, वहां जहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जाके बैठते हैं, वहां आपकी दवाई चली गई, आपका प्रोटेक्शन हो गया। तो आपने टी डिप कर दिया। टी डिप करने के बाद में आप उसको हल्के हाथ से मसाज करिए, और मसाज करने के बाद में फिर से आप उसमें ट्यूब चढ़ाना शुरू करिए। जब ट्यूब चढ़ाना है, ड्राई काउ वाली जो ट्यूब आपने चढ़ानी है, जब आपने ट्यूब चढ़ानी है तो ट्यूब की जो टिप है, वो टिप निकालने का सिंपल तरीका है, आप हाथ से उसको बस हल्का सा ऐसा दबाइए, वो टिप अपने आप निकल के दिख जाएगी। लोग क्या करते हैं, उसको टिप को निकालते हैं और उसके बाद उसको एक बार ऐसे हाथ से साफ करते हैं, फिर डालते हैं। तब भी नहीं करना, उस टिप को टच भी नहीं करना है। और टिप को डालना कितना है? टिप को सिर्फ इतना डालना है, टिप को पूरा अंदर नहीं डालना है। टिप को केवल आधी टिप जो है आपकी, सिर्फ उतनी ही टिप के अंदर डालनी है हमने। और जब वो आधी टिप के अंदर चली गई तो हमने आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 उसको पुश करना है। जब सारा पुश हो गया, यहां से उसको पकड़ना है टीट को, और इसको निकाल के रख देना है। अब निकालने के बाद क्या करना है? इसको टीट को क्या करना है, यहां पर जो दवाई थी, उस दवाई को ऐसे हौले हौले हल्के हाथ से धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ाना है। ये हमको बहुत स्पेसिफिक ध्यान देना है। ये ऊपर दवाई का चढ़ाना भी जरूरी है। और जब हमने ऊपर चढ़ा दिया तो उसके बाद फिर से हमने एक बार टीट डिप कर दी। अब हमने कौन सी टीट डिप करी? पहली जो टीट डिप थी वो अंदर के लिए थी, अब जो टीट डिप है वो बाहर के लिए, क्योंकि अभी हमने टीट को छेड़ा है अपने हाथों से, उसको मसाज की है। जो बाहर में जो बैक्टीरिया रह गए होंगे उसको किल करने के लिए अब हमने टीट डिप करी। तो ये हमारी दूसरी टीट डिप हो गई। जब ये हो गया, इसके बाद एनिमल को छोड़ दीजिए। अब आपको अगले 72 घंटे जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले 72 घंटे आपको उस एनिमल को देखना है। दूर से आप देखिए, यदि आपको अडर ऊपर नीचे दिखता है तो आप हाथ लगा कर देखिए। यदि कोई इसी प्रकार की हार्डनेस या अडर गर्म दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली उस अडर को खाली करना और फिर से ट्रीटमेंट करना, सेम रिपीट करना। और नहीं दिख रहा है, सब नॉर्मल है, आप छोड़ दीजिए। 2 महीने तक की फुर्सत है, इसके बाद कोई मेस्टाइटिस नहीं होगी, गारंटी है, यदि ड्राई काउ ट्रीटमेंट प्रॉपर किया गया तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब हमने पहले क्या किया, हमने एनिमल को ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद उसका डीसीटी कर दिया, ड्राई काउ ट्रीटमेंट कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और आता है यहाँ पर इंटरनल टीट सीलेंट, जो अभी हम शायद मिल नहीं रहा है। पहले तो आता था, जिया वेस्टफालिया का भी आता था, और एक कंपनी है सैफी वेटमेट करके कंपनी है, उनका भी आता था।
वो एक बहुत अच्छी चीज, अभी भी शायद आता होगा, मुझे अभी रिसेंट की जानकारी नहीं है, अभी पिछले 4-6 महीने तक तो आता था। टीट सीलेंट क्या होता है? टीट सीलेंट एक तरह का प्लास्टिक टाइप का एक मटेरियल होता है, गीला मटेरियल होता है। जब आप उसको लगा देते हैं, सेम जैसा टीट डिप कर रहा है, तो वो अंदर चला जाता है और अंदर जाकर के एक प्लग बना देता है, टीट प्लग। वो जम जाता है पूरा, और वो जमा हुआ टीट प्लग अगले 20 दिन 25 दिन तक रहता है मिनिमम, जब तक कि अब जब कंप्लीटली अंदर ड्राई हो गया, कोई दूध है ही नहीं, तो बैक्टीरिया वहां जाके कुछ नहीं करने वाला। बैक्टीरिया को चाहिए दूध, उसका फूड है मिल्क। जब वहां मिल्क नहीं है तो बैक्टीरिया वहां जाके कुछ नहीं करेगा। वो हमने यदि 15 दिन रोक लिया कि 15 दिन तक हमने उस बैक्टीरिया की एंट्री वहां नहीं होनी थी टीट सीलेंट लगा करके, तो हमारा काम हो गया, ड्राई काउ थेरेपी हमारी एकदम परफेक्ट हो गई। तो टीट सीलेंट का भी वहां पर अपन उपयोग कर सकते हैं। अब आते हम, जब ड्राई हो गई, हमारा सारा हो गया। देखिए फीडिंग स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए ड्राई काउ के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब चूंकि हमने एनिमल को ड्राई कर दिया और हम चाहते हैं कि अब इस समय दूध ना बने, लेकिन बाकी सारा एनिमल हमारा बढ़िया रहे, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, बच्चे का वजन हमारा बहुत अच्छा है, एनिमल में किसी प्रकार का कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो, किसी प्रकार की कोई हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर, कीटोसिस कुछ ना हो, तो हमने उसकी फीडिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फीडिंग पे यहां ध्यान देने की सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, हमने बहुत हाई एनर्जी डाइट इस समय नहीं देनी है। हमने उस एनिमल का बॉडी वेट को कंट्रोल करना है। यदि एनिमल बहुत ज्यादा फैटी हो गया तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और एनिमल बहुत ज्यादा थिन हो गया, दुबला हो गया, तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहां पर हमको क्या कंट्रोल करना है? हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको इमीडिएट एनर्जी देने वाला पार्ट है न्यूट्रिशन का, और जिससे हमको मैक्सिमम एनर्जी भी मिलती है। उसमें यदि हम छोटे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, यानी कि जिनको हम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जिनको हम, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये हमको इमीडिएट एनर्जी देते हैं। और जिसकी हम बात करें, पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, वो हो गया हमारा जैसे स्टार्च हो गया, वो हमको धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, लंबे समय तक एनर्जी। तो हमने यहाँ पर अवॉइड करना है अर्ली एनर्जी को। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि अर्ली एनर्जी जाएगी तो दूध बनेगा, और हमने वही रोकना है। अभी दूध बनने नहीं देना है, अभी केवल सेल्स को डेवलप होने देना है। तो हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा लिमिट करके चलना है। साथ ही साथ फाइबर का पार्ट बढ़ा के रखना। जैसा मैंने बोला कि जब आप फीड कम करेंगे, एनिमल को स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, उसका पेट पूरा भरा रहना चाहिए, रूम एंड फिल उसको कंप्लीटली मिलना चाहिए। तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम कोशिश करेंगे कि उसका रूम एंड फिल रहे। अब देखिए, यदि हमने बहुत ज्यादा, कई जगह पे ऐसा देखते हैं हम कि गाय बहुत मोटी हो गई, खास करके ड्राई टाइम में, ट्रांजिशन टाइम हो जाती है, कई बार ध्यान नहीं रहता। हमको उसी समय कंट्रोल करना है, क्योंकि जब वो ट्रांजिशन पीरियड में आएगी, 21 दिन, -21 में, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उस समय हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, उस समय कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कंट्रोल करना है वो पहले ही हमको 40-45 डेज के अंदर करना है। तो हमारी गाय जो है ओवर फैटी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एब्डोमिनल फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एब्डोमिनल फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा तो बाद में क्या होगा? काबिंग के बाद वही फैट जो है वो हमारा जो है लीवर के थ्रू आएगा, आकर के हमको एनर्जी देगा, और फिर हमारा जो है वो बीटा हाइड्रेट, ब्यूटाइक एसिड और ये सारी चीजें कीटोन बॉडी बढ़ाएगा और कीटोसिस डेवलप करेगा। कीटोसिस डेवलप होगी, साथ ही साथ क्या होगा कि जब ब्लड का पीएच मेंटेन नहीं होगा, तो हाइपोकैल्सियम के चांसेस हो जाएंगे हमको। तो ये सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने हैं पोस्ट काबिंग, ये बचाने के लिए हमको गाय का बॉडी कंडीशन स्कोर को मेंटेन रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनिमल को हाई फॉरेज देना है। फॉरेज जितना अच्छा जाएगा उतना ही एनिमल जो है वो बेटर उसका ड्राइव बैलेंस बनेगा। एनर्जी लो चाहिए, फॉरेज ज्यादा चाहिए। फॉरेज में कौन सा फॉरेज चाहिए? फॉरेज में हमको सिर्फ मक्की नहीं चाहिए, हमको फॉरेज में इस समय में थोड़ा सा ड्राई फॉरेज बढ़ा के रखना है। हमको ड्राई फॉरेज को थोड़ा सा न्यूट्रिएंट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कि उसका तो यूटिलाइजेशन बेटर हो, हम एंजाइम्स का उपयोग कर सकते हैं इस कंडीशन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आज की गर्मी जैसी कंडीशन है, यहाँ पर ड्राई पीरियड में कम से कम हमको बफर की भी आवश्यकता है। ट्रांजिशन में हम नहीं जाएंगे वाले, लेकिन बफर हमको ड्राई पीरियड में थोड़ा सा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस समय बफरिंग एक्शन नहीं हो रहा है एनिमल का सलाइवेशन बहुत ज्यादा है, एनिमल का सलाइवा बाहर आ रहा है, और मुंह से सांस लेने के कारण एनिमल जो है वो जुगाली बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ बफर देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट का जो ट्रांजिशन पीरियड हमारा है, हम ट्रांजिशन पीरियड पे आज बात नहीं कर रहे, ट्रांजिशन पीरियड पे जब आएगा तब हम बात करेंगे, अभी तो हमारा ड्राई पीरियड है। जो लास्ट ट्रांजिशन पीरियड है वो फिर हमारे लिए मोस्ट वल्नरेबल पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाता है। वहां पर फिर हमको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि सारी कहानी किसके लिए कर रहे हैं? ड्राई और ट्रांजिशन किसके लिए अच्छा कर रहे हैं? कि कोई मेटाबॉलिक इशू ना आए। मेटाबॉलिक इशू मतलब कीटोसिस हो गया, मिल्क फीवर हो गया, इस टाइप के कोई इशू एनिमल को ना आए।
और देखिए ये एक चार्ट है, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप लोग देखिए ये साल भर का है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां जो मेस्टाइटिस की यदि जो बात हो रही है,